नमस्ते। जिस पीढ़ी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो सिर्फ फोन में लगी रहती है, उसी पीढ़ी ने यानी जेन ने आज नेपाल की सरकार गिरा दी है। जी हाँ, ये कहानी है एक पूरी पीढ़ी की बगावत की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये सच में कोई छोटी बात नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसी पीढ़ी जिसे अक्सर लोग गंभीरता से नहीं लेते, उसने एक साथ मिलकर देश की सबसे ताकतवर ताकतों को चुनौती दे दी और उन्हें झुका भी दिया। लोगों का गुस्सा इस हद तक भड़क चुका था कि प्रधानमंत्री के घर तक को आग लगा दी गई। ये कोई मामूली विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये सीधे सीधे सत्ता के प्रतीकों पर हमला था, जो सालों से दबे हुए गुस्से और हताशा का नतीजा था। और देखते ही देखते हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो गए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, संसद की इमारत में आग लगा दी गई और सड़कों पर वित्त मंत्री को प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यहां तक कि राष्ट्रपति और विपक्ष के नेता के घर भी जला दिए गए। मतलब पूरे देश में एक अराजकता का माहौल था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये गुस्सा इतना भड़का क्यों? क्या ये सब सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन की वजह से हुआ? नहीं, वो तो बस एक चिंगारी थी जिसने बारूद के ढेर में आग लगा दी। असली वजहें तो कहीं ज्यादा गहरी थीं। तो देखिए, ये सब शुरू कैसे हुआ। नवंबर 2023 में सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में रजिस्टर करने को कहा। जब कंपनियों ने ऐसा नहीं किया तो उन्हें 3 सितंबर की एक आखिरी डेडलाइन दी गई। और जैसे ही वो डेडलाइन खत्म हुई, 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत 26 बड़े प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया गया। सरकार का कहना था कि ये कदम हेट स्पीच, फेक न्यूज़ और साइबर क्राइम को रोकने के लिए जरूरी था। लेकिन प्रदर्शनकारियों, खासकर नौजवानों को लगा कि ये सरकार की आलोचना को दबाने और अपनी आवाज को खत्म करने की एक कोशिश है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सोशल मीडिया बैन तो सिर्फ एक चिंगारी थी। असली आग तो उन मुद्दों की थी जो दशकों से सुलग रहे थे। करप्शन, बेरोजगारी और अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2024 में नेपाल में युवा बेरोजगारी दर 20.28% थी। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हर 5 में से एक नौजवान के पास कोई काम नहीं है। यह हताशा की एक बहुत बड़ी वजह है। हालात इतने खराब थे कि 15,000 से ज्यादा नेपाली नौजवानों ने यूक्रेन में लड़ने के लिए रूसी सेना ज्वाइन कर ली। सोचिए, वो सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे थे, क्योंकि उनके अपने देश में उनके लिए कोई मौका ही नहीं था। और इसी बीच लोगों का गुस्सा एक और कड़वी सच्चाई से भड़क रहा था। एक तरफ थे नेताओं के बच्चे, जो सोशल मीडिया पर अपनी महंगी गाड़ियों और गुची बैग्स की तस्वीरें डाल रहे थे, और दूसरी तरफ थे आम लोगों के बच्चे, जो एक दूसरे देश की जंग से ताबूतों में वापस आ रहे थे। एक प्रदर्शनकारी के पोस्टर पर लिखी ये लाइन सब कुछ बयां कर देती है। ये उस गहरे दर्द और नाइंसाफी की भावना को दिखाती है जो नेपाली लोग महसूस कर रहे थे, कि नेताओं के बच्चे विदेश से गुच्ची के बैग लाते हैं और आम लोगों के बच्चे ताबूतों में लाए जाते हैं। और इस हताशा के पीछे थी एक और बड़ी वजह, भ्रष्टाचार। देश के लगभग हर बड़े नेता पर गंभीर आरोप थे, चाहे वो शेर बहादुर देउबा हों, पुष्पकमल दहल हों या फिर खुद केपी शर्मा ओली। प्लेन खरीद में कमीशन से लेकर सरकारी जमीन बेचने तक इन आरोपों की लिस्ट बहुत लंबी थी। 2008 में गणतंत्र बनने के बाद से नेपाल में 13 बार सरकार बदल चुकी है और सत्ता उन्हीं गिने चुने चेहरों के बीच घूमती रही है। इससे देश में राजनीतिक अस्थिरता का एक ऐसा माहौल बन गया जिससे लोगों का पूरी व्यवस्था से भरोसा ही उठ गया। तो जब इतने सारे मुद्दे एक साथ सुलग रहे थे, तो प्रदर्शनों को एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह में बदलने में देर नहीं लगी। चलिए अब देखते हैं कि ये हुआ कैसे। 8 सितंबर का दिन, काठमांडू में हजारों नौजवानों ने एक शांतिपूर्ण मार्च शुरू किया था। लेकिन दोपहर होते होते पुलिस ने उन पर पानी की बौछारें, आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाना शुरू कर दिया। और शाम तक तो हालात इतने बेकाबू हो गए कि प्रदर्शनकारियों पर असली गोलियां दागी जाने लगी। इस क्रूर कार्रवाई का नतीजा बहुत भयानक था। कम से कम 19 प्रदर्शनकारी मारे गए, जिनमें एक 12 साल का बच्चा भी शामिल था। 400 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस हिंसा ने मानो आग में घी का काम किया और विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए। और देखिए, सोशल मीडिया बैन का असर सिर्फ प्रदर्शनकारियों पर नहीं पड़ा। इसने नेपाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी टूरिज्म इंडस्ट्री को भी तोड़कर रख दिया। इसके अलावा विदेश में काम करने वाले 70 लाख से ज्यादा नेपालियों का अपने परिवारों से संपर्क टूट गया, जिससे उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गईं। तो इस पूरे संकट का अंजाम क्या हुआ? सरकार तो गिर गई, लेकिन ये अपने पीछे दुनिया भर के नेताओं के लिए एक बड़ा सबक छोड़ गई।
जब जनता का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आखिरकार सरकार को घुटने टेकने ही पड़े। सबसे पहले गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, फिर सोशल मीडिया से बैन हटाया गया और अंत में 9 सितंबर को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। प्रदर्शनकारियों का मकसद सिर्फ सरकार बदलना नहीं था। अब उनकी मांग है गहरे और बुनियादी सुधारों की, ताकि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म किया जा सके। तो नेपाल की ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या होता है जब एक पीढ़ी की आवाज को लगातार नजरअंदाज किया जाता है? नेपाल ने दिखा दिया है कि जब ऐसा होता है तो वही आवाज एक ऐसी ताकत बन सकती है जो पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दे।